Dear students of academics and competitive exams of English, today इस लेक्चर 2 पार्ट सेकंड हिंदी वर्जन लेक्चर में स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन कंपाउंड सेंटेंस। और लेक्चर 1 में हमने स्टडी किया था वेरियस ग्रुप्स ऑफ कंजंक्शंस को। हमने क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस और एडवर्सेटिव कंजंक्शंस की स्टडी की थी लेक्चर 2 पार्ट 1 में। आज हम इस लेक्चर 2 पार्ट सेकंड में स्टडी करने जा रहे हैं ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन कंपाउंड सेंटेंस, और हम जानेंगे कि ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस और इलेटिव कंजंक्शंस के अंदर कौन कौन से कंजंक्शंस आते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज़ एम रहमान एंड यू आर अटेंडिंग ORAC क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, इस क्लास के थ्रू आपके पास एकेडमिक्स एंड ग्रामर आप तक पहुंच रही है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल ORAC क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के। और यदि कुछ अच्छा लगता है तो बताइएगा ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें। आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस। ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस जो यहाँ पर दिए हुए हैं वह हैं और, ईदर और, नीदर नॉर, अदरवाइज। स्टूडेंट्स, इनकी प्रोनाउंसिएशन आइदर और नाइदर नॉर भी हो सकती है। आइए शुरू करते हैं सेंटेंस नंबर 1 से। वह या तो झूठ बोली या फिर बिल्कुल उसे जानकारी नहीं थी। स्टूडेंट्स, हिंदी में शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, हर लोग के बोलने का एक अलग तरीका है, तो हमने थोड़े से अनयूजुअल टाइप में इस हिंदी को लिखा है। आप उस पर ना जाएं, आपको जो ग्रामर इंग्लिश में डालनी है उस पर ध्यान दीजिएगा। तो हमने लिखा है यहाँ पर शी ईदर टोल्ड अ लाई और न्यू नथिंग एट ऑल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा ईदर और है इसमें पहले का मतलब होता है या, दूसरे का मतलब भी होता है या। तो ये ईदर और हम सब्जेक्ट से पहले भी लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट से पहले भी लगा सकते हैं, वर्ब से पहले भी लगा सकते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि दोनों पार्ट्स जो सेंटेंस के हैं दोनों कोऑर्डिनेट क्लोज की बिगिनिंग में भी लग सकता है। लेकिन ये बात डिपेंड करती है कि सेंटेंस की रिक्वायरमेंट क्या है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जहाँ तक रिक्वायरमेंट की बात है तो हम देखते हैं कि हमारे सेंटेंस के अंदर वर्ब डबल है, या तो झूठ बोलना या जानकारी नहीं रखती थी होना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस बात को मद्देनज़र रखते हुए अब हमें ईदर और को पर्टिकुलरली कहाँ पर यूज़ करना है। हिंदी में या कहीं भी आए हमें उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। हमें जहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं वर्ब में वहाँ पर हम ईदर और का यूज़ करते हैं। तो पहली वर्ब थी टोल्ड, तो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, झूठ बोलना और जानकारी न होना। तो पहला ईदर झूठ बोलना और दूसरा और जानकारी न होना। तो हमारा ट्रांसलेशन बना शी ईदर टोल्ड अ लाई और न्यू नथिंग एट ऑल। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है और को लेकर के। तो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, सही से पढ़ो या अपने घर जाओ, स्टडी वेल और गो होम। तो स्टूडेंट्स, ये और हमने यहाँ पर बीच में लगाया है, स्टडी के लिए आया है एंड गो दूसरी वर्ब है, इन दोनों में ऑप्शंस हैं। इसलिए स्टूडेंट्स ये ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस कहलाते हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन मिला है कि कोई सा एक कार्य करें। स्टूडेंट, जब ये सब्जेक्ट्स के बीच में आता है जैसे कि ही और हिज फ्रेंड्स, तो हमेशा याद रखिए कि और में जो वर्ब के नज़दीक सब्जेक्ट होता है के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगाते हैं। हमने कहा ही और हिज फ्रेंड्स, तो हम लिखेंगे आर गोइंग होम। और अगर हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हम लिखेंगे इज़ ही और हिज फ्रेंड्स गोइंग होम। तो ही से पहले आएगा तो ही नज़दीक पड़ेगा तो इज़, और अगर ये बाद में लगता है तो जो भी सब्जेक्ट इसके नज़दीक पड़ेगा जैसे ही और यू, तो यू के अकॉर्डिंग आर लगेगा बाद में। तो ये हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी। आइए अब देखते हैं एक दूसरा नया कंजंक्शन जो कि ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस में आता है। सुधर जाओ अन्यथा बहुत पछताओगे। अब यहाँ पर 2 एक्शंस आपके सामने हैं, या तो सुधरना है या पछताना है। तो हमने यहाँ पर अदरवाइज भी यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ पर एक कंजंक्शन और है जिसे एल्स कहते हैं, ELSE। तो और, अदरवाइज, एल्स, आपके दोनों कंजंक्शंस एक ही होंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप चाहें तो मैं अभी लिख देता हूँ कि जो एल्स है, एल्स भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। ये तीनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर एल्स भी लिख सकते हैं। तो आपका जो कंजंक्शन जो
ट्रांसलेशन बनेगा वह होगा मेंड योर वेज और यू विल कम टू ग्रीव, एल्स यू विल कम टू ग्रीव, अदरवाइज यू विल कम टू ग्रीव। यू कैन यूज एनी वन ऑफ दीज थ्री। स्टूडेंट्स, अदरवाइज अन्यथा के सेंस में भी यूज होता है। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थों पे जाएं तो जो और है ज़्यादातर हम वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर या आता है, लेकिन जहाँ पर हमारा अर्थ अन्यथा का निकले तो वहाँ पर हम इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। न तो वह आया और न ही उसने कोई सूचना भेजी, या ऐसे कह सकते हैं न उसने कोई सूचना भेजी। तो स्टूडेंट्स, ही नीदर केम नॉर सेंड एनी मैसेज। तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि ईदर और दो वर्ब हैं, दोनों वर्ब से पहले अलग अलग लगाया, ईदर, टोल्ड और न्यू। इसी तरह से मना करने में जब नॉट एक्स्ट्रा आता है या के साथ या प्लस नॉट, तो फिर हम नीदर वर्ड का यूज़ करते हैं, और नीदर के साथ नॉर का कॉम्बिनेशन आता है। तो हमने एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा, आप देख रहे हैं, जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, ही नीदर केम नॉर सेंड एनी मैसेज। तो हमने ही को दोबारा नहीं लिखा, क्योंकि हमने ये बात कल भी बताई थी कि जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं उन्हें हम शॉर्ट करके लिख लेते हैं, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं। तो नीदर केम, केम पहली वर्ब, नॉर सेंड, सेंड दूसरी वर्ब। तो नीदर और नॉर उनसे पहले लगते हैं जो टू डिफरेंट टाइप के वर्ड्स या ऑप्शंस होते हैं। वो सब्जेक्ट भी हो सकते हैं सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं और वर्ब भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा कि ही नीदर केम नॉर सेंड एनी मैसेज। अब हम आपको एक नए स्ट्रक्चर से रूबरू करा रहे हैं। देखिए, अभी हमने एक रूल आपको बताया कि जो दो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं वो वर्ब या जो भी हो उनसे पहले लगाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर हमने उस बात को बिल्कुल भी ध्यान ना दे करके नीदर को बिल्कुल बिगिनिंग में लगा दिया। तो स्टूडेंट, जब ऐसे नीदर को हम प्लेस चेंज करके लगाते हैं, तो हमने नीदर बिगिनिंग में लगाया, नीदर ही केम, तो हमने जब नॉर लगाया तो ऐसे केस में जब हमने उसकी रियल प्लेस बदल दी तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब पहले ला करके सब्जेक्ट को दोबारा रिपीट करते हैं। हमने डिड इसलिए ग्रीन कलर में यहाँ पर लिखा है क्योंकि आप ये जान जाएं कि जब नीदर अपनी जगह से अलग हट करके पूरी क्लोज को के बिगिनिंग में हम लिखते हैं तो दूसरा नॉर भी पूरी क्लोज के बिगिनिंग में आएगा। तो हम क्या करते हैं कि फिर ऐसे केस में हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो सेंट वर्ब सेकंड फॉर्म थी उसको हमने डिड ही सेंड कर दिया। यहाँ पर कोई इंटेरोगेशन नहीं है, यहाँ पर दोनों असर्टिव सेंटेंस हैं, असर्टिव क्लोजेज हैं, इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। नीदर ही केम, केम इसलिए क्योंकि इधर डिड नहीं था, नॉर डिड ही सेंड एनी मैसेज, और दूसरे के अंदर हमने डाला मैसेज, लेकिन इसमें नॉट डिड ही कर दिया। इस तरह से आप कह सकते हैं, अगर आपकी वर्ब डबल है और सब्जेक्ट कॉमन था लेकिन आप सब्जेक्ट को दो बार एम्फसाइज करना चाहते हैं तो फिर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें। इसके बाद है आपका ग्रुप इलेटिव कंजंक्शंस। इलेटिव कंजंक्शंस में स्टूडेंट्स जो परिणाम देते हैं, जो रिजल्ट्स बताते हैं वो आते हैं, और जब हम इसे पलट देते हैं तो कारण है, क्योंकि कारण के साथ रिजल्ट आपका जुड़ा हुआ है। इस बात को यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कि हमने कहा वह भूखा था इसलिए उसने रोटी खाई। अब आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, उसने रोटी खाई क्योंकि वह भूखा था। तो इसमें किसी एक तरफ रिजल्ट आया है तो हम बिकॉज पर ध्यान न दे करके रिजल्ट की तरफ ध्यान देंगे। इनको इलेटिव कंजंक्शंस की कैटेगरी में रखेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। वह यहाँ आया ताकि पढ़ सके। स्टूडेंट्स, इस तरह के सेंटेंसेस में एकदम हमारे माइंड में मे और माइट आता है और सो दैट आता है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, लेकिन वह एडवर्ब क्लोज हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। हमें वही सेंटेंस यहाँ पर बनाना है कंपाउंड सेंटेंस में। और जब आपको स्टोरी आती है तो आपके ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं होती, ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप जो है केवल अपना सेंटेंस कंपाउंड में बनाएं, आप किसी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वह यहाँ आया ताकि पढ़ सके इज इक्वल टू वह पढ़ना चाहता था इसलिए यहाँ आया। तो हमने वही बात इन अदर वर्ड्स लिख दी है, और हम आपका माइंड वाइड करना चाहते हैं ट्रांसलेशन की फील्ड में, इसलिए हमने ऐसा किया। ही वॉन्टेड टू स्टडी सो ही केम हियर। ओके, ही वॉन्टेड टू स्टडी सो ही केम हियर। तो यहाँ सो जो है रिजल्ट बता रहा है कि इसलिए उसने क्या किया, वह यहाँ आया।
आइए देखते हैं दूसरे कंजंक्शंस। इलेटिव कंजंक्शंस की सीरीज में हमने सो के साथ हैंस, देयरफॉर और फॉर लिखे हैं। आइए देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस रहता है। स्टूडेंट्स, बाहर कोई देख ही नहीं पाया क्योंकि वहाँ अंधेरा था, या देख नहीं पाया क्योंकि वहाँ अंधेरा था। कुल मिलाकर के किसी ने नहीं देखा क्योंकि बाहर अंधेरा था। तो क्योंकि में अगर हम बिकॉज लगाते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एडवर्ब क्लोज बन जाएगा। अब हमने यहाँ पर एक नया वर्क किया है, हमने यहाँ पर फॉर लगाया है, और फॉर लगाने का मतलब है कि हमने क्योंकि यहाँ पर लगाया है। ओके, तो जैसे ये सेंटेंस था ही केम हियर, स्टूडेंट्स अगर हम इसको पलट दें और ही वांटेड टू स्टडी बाद में लिखें तो यही सेंटेंस बन जाएगा ही केम हियर कॉमा फॉर ही वांटेड टू स्टडी। स्टूडेंट्स, पंक्चुएशन से रिगार्डिंग एक बात आपको बता दें कि फॉर से पहले कॉमा लगता है। ये जो इलेटिव कंजंक्शंस हैं इसमें केवल फॉर के लिए ये बात लागू होती है, देयरफॉर पर अलग तरह की है, वो अभी हम बात करेंगे। तो हमारा यहाँ पर सेंटेंस हुआ नोबडी कुड सी कॉमा, फॉर रेड कलर में दिखाया है और रेड कलर में कॉमा दिखाया है क्योंकि ये फॉर के लिए आया था। इट वॉज डार्क आउटसाइड, तो इसका मतलब हो गया क्योंकि। अगर आप इसको इस तरह से लिखते हैं इट वॉज डार्क आउटसाइड सो नोबडी कुड सी, तो भी ये सेंटेंस सही होगा। लेकिन हम यहाँ पर एक्चुअल में स्टडी कर रहे हैं फॉर की, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर को हाईलाइट किया है। स्टूडेंट्स, इसको हमने पलट कर अब की बार इस तरह से लिखा इट वॉज डार्क आउटसाइड हैंस नोबडी कुड सी। अब आप देखेंगे कि हमने यहाँ सो बताया था, सो चल जाएगा, बट हैंस ज्यादा अच्छा है। अब देखते हैं कि ये हैंस ज्यादा अच्छा क्यों है। हम यहाँ देख रहे हैं हैंस मीन्स भी इसलिए, देयरफॉर मीन्स भी अतः है, और सो मीन्स भी अतः है। इन तीनों का मतलब अतः है। आइए इनमें डिफरेंस जान लेते हैं कि इसमें अंतर क्या है। स्टूडेंट, सो मीन्स अतः ऐसी जगह पर लगाया जाता है जहाँ पर काम चल जाता है। जैसे कि मैं भूखा था, मैंने बहुत देर तक कार्य किया, क्योंकि भूख में काम एक बार को हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं हैंस पर। हैंस में स्टूडेंट्स केवल एक ही ऑप्शन होता है, वह अंधा था इसलिए देख नहीं सका। अंधे होने पर देख ही नहीं सकता, केवल एक ही रिजल्ट होता है, केवल एक ही ऑप्शन होता है, इसलिए यहाँ पर हैंस लगेगा। तो हैंस कहाँ पर लगता है? हैंस वहाँ लगता है जहाँ कोई एक ऑप्शन हो। सो वहाँ लगता है जहाँ जनरल बात हो और कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। अब आती है बात स्टूडेंट्स देयरफॉर की। तो देयरफॉर कहाँ लगता है? स्टूडेंट्स, देयरफॉर वहाँ पर लगता है जहाँ पर कई सारे लंबे रीजंस आपने बताए हों और आप ये इंडिकेट करना चाहते हो कि कंक्लूजन, भाई वह बहुत गरीब है, वह बहुत परेशान है, वह बहुत दिक्कत में है, उसके पास किताबें भी नहीं हैं और किताबें खरीदनी भी ज़रूरी हैं। तो सामने वाला पूछेगा भाई क्या करूं मैं फिर? तो आप कहेंगे इसलिए उसकी फ़ीस माफ़ कर दी जाए। तो पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद, पूरे डिस्कशन के बाद जो फाइनली रिजल्ट निकलता है उस सेंस को इंडिकेट करने के लिए देयरफॉर लगाते हैं। देयरफॉर से पहले जितने भी कारण होते हैं वो कई सारे और लंबे कारण होते हैं, उनमें देयरफॉर लगाते हैं, और देयरफॉर से पहले भी आप कॉमा लगाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वह बहुत गरीब है, उसका परिवार बड़ा है। तो हमने इसको बड़ा इंडिकेट करने की कोशिश की है सेंटेंस को, और वह सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की हैं जो इसके अंदर आ सकती थी। ही इज़ वेरी रिच, फिर हमने लगाया सेमीकोलन, क्योंकि सेंटेंस अभी पूरा नहीं हुआ, ऐसी जगह पर सेमीकोलन लगता है, तो पंक्चुएशन वाले भी इसको ध्यान से सुन लें। ही हैड अ बिग फैमिली, उसके बाद हमने कॉमा लगाया देयरफॉर के लिए, और इन सारे रीजंस के लिए हमने दिया ही कांट पे हिज फी, और फीस, वह अपनी फीस नहीं जमा कर सकता। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि सो बीमार होने पर स्कूल आ भी सकता है, नहीं भी, जहाँ पर कई ऑप्शन है वहाँ पर सो, और जहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन है वहाँ पर हैंस। और जो बहुत लंबे रीजंस देने के बाद बात सामने आती है, कंक्लूजन आता है सामने, तो वहाँ पर देयरफॉर। देयरफॉर को लेकर हमने एक स्पेशल सेंटेंस और यहाँ पर डाला है, ही वॉज बिजी सेमीकोलन ही कॉमा देयरफॉर कॉमा कुड नॉट कम। तो स्टूडेंट्स, ये कंजंक्शन सेंटेंस इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इसकी पंक्चुएशन को आप अच्छे से समझ लें। आमतौर से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो इस तरह लिखते हैं, ही वॉज बिजी ही देयरफॉर ही कुड नॉट कम। तो स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस इस तरह से पंक्चुएशन को फॉलो करते हुए लिखा जाना जरूरी है। अगर हम सब्जेक्ट को पहले लेते हैं तो देयरफॉर के आगे पीछे कॉमा लगाना जरूरी होता है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स, आप अगली क्लास में हमारे अटेंड करेंगे कि लेक्चर 2 पार्ट 3 में कि हम रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब को कैसे कंपाउंड सेंटेंस में यूज़ करते हैं, जो कि अब तक हम जानते थे कि ये केवल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एडजेक्टिव क्लोज में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको
बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। तो इन सारे रूल्स को आप समझ लेंगे और इनके ऊपर सिंथेसिस और ट्रांसलेशन अपनी जारी रखेंगे इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। और स्टूडेंट्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। हमारे असाइनमेंट्स हमारे इंस्टा पर मौजूद हैं और उनके सॉल्यूशंस के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।